झाड़ू जमीन की सफाई करता है, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब का आसमान साफ करने निकली है, क्योंकि आसमान पर बादलों का डेरा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेरे साथ हैं। अरविंद जी, आम आदमी पार्टी का एजेंडा था भ्रष्टाचार, लेकिन भ्रष्टाचार का एजेंडा तो अब नरेंद्र मोदी ने हाईजैक कर लिया। कैसे? काले धन को लेकर डिमोनेटाइजेशन में जितना धन पकड़ना है, जितना काला लोगों ने पैसा जमा कर रखा है, जो भ्रष्टाचार का पैसा जमा है, वो सब तो अब नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के पास क्या रह गया उनके एजेंडा में? तो जैसे 55 दिन हो गए अब नोटबंदी के, इसमें आपके हिसाब से कितना भ्रष्टाचार कम हुआ? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कम से कम भ्रष्टाचारियों को ये खतरा हो गया कि वो किसी भी पल पकड़े जा सकते हैं। पिछले 1.5 महीने में, सवा महीने में, जब से नोटबंदी शुरू हुई है, आप भी जानते हैं देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के नाम लेने की जरूरत है, कितने पकड़े गए? लेकिन आपको नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट दे के आप काले धन की सपोर्ट में आ गए हैं? आप उन लोगों की सपोर्ट में आ गए हैं जिन्होंने घरों में पैसा रखा हुआ है, तिजोरियों में पैसा रखा हुआ है। वो पकड़े गए? नहीं पकड़े गए। हम तो कह रहे हैं पकड़ो। हम तो खुद ही कह रहे हैं पकड़ो उनको, ये नाटक मत करो नोटबंदी का। आप 2-4 नाम बता दीजिए जिनका आपको लगता है कि जो पकड़े जाने चाहिए थे और उनको नहीं पकड़ा। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए। किसने भगाया? मोदी सरकार ने भगाया। एक दिन रात को अपने जहाज के अंदर उठ के लेके भाग गए। मोदी सरकार क्यों भगाएगी उनको? उनका क्या इंटरेस्ट था उसमें? तो कैसे भाग गए? हवाई जहाज में, अपने हवाई जहाज में बैठ के एक आदमी 9,000 करोड़ रुपए का 9,000 करोड़ रुपए जिसके ऊपर लोन है वो भाग गया। कैसे भाग गया? एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी होती है, वीज़ा होता है, इमिग्रेशन होता है, सब कुछ होता है। जब तक सरकार का उसको सपोर्ट नहीं था तब तक भाग नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद अब सरकार कह रही है हम उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते 10 दिन पहले सरकार ने, मोदी सरकार ने उसके 1200 करोड़ का लोन और माफ़ कर दिया। किसान लाइनों में लगे हुए हैं, उनके लोन माफ़ नहीं करते मोदी जी। व्यापारी, इतने सारे व्यापारी लाइनों में लगे हुए हैं, छोटे छोटे व्यापारी, उन्होंने लोन ले रखे हैं, उनका लोन माफ़ नहीं करते। विजय माल्या का लोन माफ़ कर दिया। 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन माफ़ कर दिया 2 साल में मोदी जी ने, बड़े बड़े लोगों का। मोदी जी के पास एक फाइल है, उसमें 648 लोगों के नाम हैं जिनके स्विस बैंकों में अकाउंट हैं। सारे टॉप के लोग हैं उसके अंदर। मैं उनके नाम लूँगा तो आपका चैनल ये इंटरव्यू नहीं चलाएगा, कई बार बंद हो जाता है, तो नाम मैं लूँगा नहीं। लेकिन दाऊद इब्राहिम की उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त भी करवा दी यूएई में। कहाँ? यूएई में। किसने? मोदी जी भारत ने? सरकार ने इनिशिएट लिया था, नरेंद्र मोदी ने इनिशिएट। कब कर रही है? मोदी जी स्टोरीज प्लांट करने में बड़े माहिर हैं, कुछ भी प्लांट कर देते हैं। एक बार सारी बातें आ जाएं सामने तब पता चलेगा। वो 648 लोगों का जिनका काला धन स्विस बैंकों के अंदर है, उनको पकड़ के जेल में डाल दो शाम तक, देखो काला धन खत्म ना हो जाए। तो कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो शुरुआत की ना हमने। ये शुरुआत थोड़ी है कि आपने बड़े बड़े लोगों के साथ तो हाथ मिला लिया, दोस्ती कर ली, और छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे लोगों को, किसानों को, मजदूरों को लाइन में लगा दिया। इस तरह से भ्रष्टाचार। अब तो जनता, शुरू में जब नोटबंदी शुरू हुई थी, कुछ लोग कहते थे जी तकलीफ हो रही है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन हो सकता है। अब लोगों को यकीन हो गया यार, जैसे गांव के अंदर कई जगह था, मेरे पास तो पैसा नहीं था लेकिन वो बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, ये एक फीलिंग थी कई गाँव के अंदर। अब लोग कह रहे हैं यार ये बड़े बड़े लोगों ने तो नोट बदलवा लिए अपने, हम बैंकों के सामने लाइन में लगे हैं, बैंकों के पिछले दरवाजे से बड़े बड़े लोगों के नोट बदले जा रहे हैं 30-30% कमीशन पे। मध्यम वर्गीय परिवार इतने ही दुखी हैं नोटबंदी से, तो जहां भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए या दूसरे राज्यों में ले लीजिए, वहां सब जगह बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं नतीजे। ऐसा क्यों है? उसका कारण कुछ और हो सकता है। एक, जैसे चंडीगढ़ का मैं लोगों से पूछ रहा था, 2 चीजें हैं। एक तो बीजेपी के खिलाफ नोटबंदी की वजह से गुस्सा है लोगों में, आपको उत्तर प्रदेश में दिख जाएगा, आपको पंजाब में दिख जाएगा। लेकिन जहां केवल कांग्रेस उनके अपोजिशन में है, कांग्रेस के प्रति नफरत इतनी ज्यादा है कि वो नोटबंदी का गुस्सा भी उसके सामने कम पड़ रहा है। तो यहां जितनी जगह आपने बताया, यहां पे सब जगह कांग्रेस उनके अपोजिशन, कांग्रेस नहीं हरा पा रही बीजेपी को, कांग्रेस का बहुत बुरा हाल हो चुका है। ये माना जा रहा है कि इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बोल्ड फैसले लेने में सक्षम हैं। अब तो आप भी ये मानने लगे होंगे। बोल्ड? कैसा बोल्ड फैसला? करप्ट फैसले लेने में। नोटबंदी देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आप ये मानते हैं कि नोटबंदी के पहले कई बड़े बड़े लोगों ने अपने पैसे ठिकाने लगाए? ये तो अब सामने आ रहा है। अमित शाह जी ने जगह जगह ज़मीनें खरीदी, ये तो सामने आ रहा है।
सितंबर के महीने में बहुत बड़े स्केल के ऊपर बैंकों में डिपॉजिट्स बढ़े, ये भी सामने, ये तो तथ्य हैं। पर अरुण जेटली उसकी सफाई दे चुके हैं। क्या सफाई? वो तो कह रहे हैं कि लोगों को अपने बड़े हुए एरियर्स मिले थे और उन्होंने एक एक डाटा चेक किया है और वो सब पैसा जमा हुआ उसमें, और सिर्फ 15 दिन में जमा हुआ। 36,000 करोड़ के एरियर मिले थे, 2 लाख करोड़ रुपए जमा हुए एक्स्ट्रा। आपके पास इस बात के प्रमाण है कि किन लोगों ने वो पैसा जमा करवाया? वो तो बैंक बताएंगे ना, तो इसका मतलब कुछ लोगों ने कराया, मैं तो आपको तथ्य दे रहा हूँ। बैंक तो एम्प्लॉय बता रहे हैं कि एम्प्लॉयज को एरियर मिले। बात तो 36,000 करोड़, ये तो डेटा है, आपके पास भी है, आप भी पत्रकार हैं। 36,000 करोड़ का के एरियर मिले थे, 2 लाख करोड़ रुपए का पैसा जमा हुआ। इन लोगों ने 8 नवंबर के पहले अपना काला धन ठिकाने लगा लिया, बड़े बड़े लोगों का काला धन ठिकाने लगा दिया। नकली नोट, ये कह रहे थे 14 लाख करोड़ रुपए टोटल नोटबंदी हुई है, और अलग अलग अब ये बता भी नहीं रहे कि कितना पैसा वापस आ गया, लेकिन अखबारों में खबरें छप रही है 15.5 लाख करोड़ रुपए वापस आ गया। तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा वापस आ गया। ये कौन सा पैसा है? ये नकली नोट है। तो इसका मतलब कई लोग कह रहे हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में इन लोगों ने खूब नकली नोट छापे और ये अफरा तफरी का फायदा उठा के सारे नोट बदल लिए। अब जितने 1.5 लाख करोड़ के नकली नोट इकोनॉमी के अंदर थे वो सारे बदल लिए, सारे असली हो गए। तो इतने बड़े बड़े आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि सारे बीजेपी नोट छापे, बीजेपी वाले कर रहे हैं सब कुछ। मेरा ये कहना है इतने बड़े, कोई आदमी है जिसने नोट बदलवाए या छापे? इतने बड़े स्तर के ऊपर घोटाला, वो जो आप कह रहे हो ना बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, इस तरह से बेशर्मी से और इतने बड़े स्तर के ऊपर भ्रष्टाचार आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी करने की, ये कर रहे हैं। आप ये तो बताइए कि जो आपने आरोप लगाया फेक करेंसी किस किस नेता ने बीजेपी के ने छुपाई? कुछ तो खबर होगी आपके पास। आपको मिल रही है रोज, कितने अखबारों के अंदर खबर आ रही है कि नकली नोट मिले, असली नोट मिले, 2000 के नोट मिले। तो ये कैसे साबित होता है कि वो बीजेपी के लोग करवा रहे हैं? बीजेपी के घर में मिल रही है तो कौन करा रहा है? बीजेपी के घरों में पकड़ी जा रही है, आप तो रोज अखबार पढ़ रहे हो। बीजेपी के घरों में, पर आप ये मानते हैं कि नोटबंदी के बाद जो जल रहा था कश्मीर वो शांत हो गया? आतंकवाद के नाम पर जो पैसा आ रहा था वो बंद हो गया। के घरों में मिल रहे हैं, कितने नोट मिल रहे हैं? 2-2 हजार रुपए के नोट आपके घर में शायद बाद में पहुंचोगे, आतंकवादियों के घर में पहले पहुंच गए। वो बात ठीक है, लेकिन शांत तो हो गया ना कश्मीर। उसके बाद एक फर्क तो पड़ा ना कि पैसा पाकिस्तान से आ रहा था, ये तो आप मानते हैं ना। डिस्कोर्स तैयार किया जा रहा है, आतंकवाद शांत हो गया। आतंकवाद की तो कितनी घटनाएं घटी हैं पिछले महीने 1.5 महीने के अंदर। कितने सिपाही मरे हैं, अपने सैनिक मरे हैं पिछले महीने 1.5 महीने में। वो एलओसी पे मर रहे हैं, लेकिन स्पॉन्सर्ड जो श्रीनगर में हो रहा था वो तो रुक गया ना। कहाँ शांत हो रहा है? पत्थरबाजी तो रुक गई ना। तो पत्थरबाजी उन तक भी पहुंच जाएंगे। तो अरविंद जी, ये कहा जाता है कि आप आरोप लगा देते हैं, सबूत नहीं। सबूत दे रहा हूं, बिड़ला सहारा की डायरी लेके आओ, अभी सबूत देता हूं। आपने देखी डायरी? आपके चैनल ने चलाई नहीं मेरी डायरी। आपका चैनल भी तो डरता है। मैंने एक मिनट, आप ये कहां से, हम इसको कैसे प्रमाणित करेंगे कि ये वाकई ही जो डायरीज हैं ये सही डायरीज है? उस पे इनकम टैक्स की मोहर है, इनकम टैक्स की अप्रेजल रिपोर्ट दे रहा हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, मेरे कागज क्यों नहीं चले जाते इस बात पे? गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, प्रशांत भूषण गए हुए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट दे रहा हूं मैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, इस तरह से एग्रेसिव होने से कोई फायदा नहीं है। अरविंद जी, नेता जल्दी से नाराज नहीं होते, आप जल्दी से नाराज हो जाते। नाराज नहीं होते, जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, जिस तरह की व्यवस्था चल रही है उससे दुखी होता है मन। नाराज नहीं होते। नाराज मत हुआ कीजिए। नाराज नहीं होते। चलिए पंजाब पे आ जाते हैं। सिद्धू साहब के नहीं आने का कितना मलाल है आपको? वो उनकी मर्जी है, मलाल क्यों होगा इस देश के अंदर? मेरा अपना ये मानना है, आज मुद्दा पंजाब को बचाने का है। पंजाब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा, आप भी जानते हैं। भ्रष्टाचार, नोट, ये नशा, व्यापार और इंडस्ट्री का बुरा हाल हो चुका है। आइडिया ये है कि किस तरह से पंजाब के अंदर नशा ख़त्म किया जाए, लोगों को नशे से बाहर निकाला जाए, भ्रष्टाचार ख़त्म किया जाए और बहुत एग्रेसिव तरीके से व्यापार को और इंडस्ट्री को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस एजेंडे में उन्होंने आपका साथ क्यों नहीं दिया? आपकी ये प्रपोजल उनको पसंद क्यों नहीं आई? वो बताएंगे, मैं क्या बताऊं? आप उनसे भी पूछ लेंगे, आप भी बता दीजिए। नहीं, मतलब ये तो वही बताएंगे। उनसे बात हुई थी, उनको हमने डिप्टी सीएम ऑफर किया था, वो उनको पसंद नहीं आया। तो हो सकता है कांग्रेस ने उनको सीएम ऑफर किया हुआ है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या बनेंगे? मेरी तो अपनी जानकारी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को वो केवल चुनावों में कैंपेन के लिए यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए कि कांग्रेस को लगता है कि सिद्धू जो है सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं आपके मुताबिक, और वो अमरिंदर सिंह को इग्नोर कर सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं लगा कि वो आपकी पार्टी में सीएम का चेहरा हो सकते हैं? हमारे लिए, हम सीएम के लिए ये सारी लड़ाई नहीं लड़ रहे कि किसको सीएम बनाना है, किसको सीएम नहीं बनाना।
अगर कोई व्यक्ति सीएम बनने के लिए पार्टी के अंदर आ रहा है तो वो बात ठीक नहीं है, ये हमें ठीक नहीं लगती। उन्होंने नहीं कहा कभी, उन्होंने नहीं कहा, मैं यहाँ पे गलत नहीं हुई कि मुझे सीएम बना दो, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने डिप्टी सीएम ऑफर किया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बस इतना हुआ। मैं फिर से ये कह रहा हूँ, मैं पंजाब के सारे लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई एक तरह से धर्म युद्ध है, पंजाब को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कैप्टन साहब हैं, बादल साहब हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ हैं, उनके पास पैसा है, आदमी है, सारी व्यवस्था है, सारा सिस्टम है। आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं है। हमारे पास तो चुनाव लड़ने के भी पैसे नहीं हैं। ये चुनाव आपने लड़ना है, पंजाब के लोगों ने लड़ना है। और ख़ास तौर से व्यापारियों और उद्योगपतियों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी गारंटी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद कोई इंस्पेक्टर आपकी दहलीज के ऊपर पैर नहीं रखेगा। ये जो रेड राज है, गुंडा टैक्स है, इसको बंद किया जाएगा। ईमानदारी से आपको व्यापार करने के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए मौका दिया जाएगा। कहते हैं कि सिद्धू साहब को इसलिए भी थोड़ा सा शक था कि अगर मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ भी गई तो उन्हें लगता था कि उसको केंद्र चलने नहीं देगा, इसलिए भी उन्होंने दाव नहीं खेला। तो उनको लगता है कि कांग्रेस की सरकार को केंद्र चलने देगा, ऐसा ही माना जा रहा है। ये तो सिद्धू साहब का आंकलन तो वही होगा। इसका मतलब बीजेपी और कांग्रेस में सेटिंग है। ये तो आप बताइए, आप चुनाव में हैं, आप बताइए। अगर सिद्धू साहब आपके साथ नहीं आते हैं तो ये तो दर्शक सुन रहे हैं, आप जो कह रहे हो कि बीजेपी और कांग्रेस में सेटिंग है। जाहिर सी बात है, अकाली दल क्यों चाहेगा? आप तो वायदे करते हैं और आप रैलियों में बोलते हैं कि हम इनके इतने मिनिस्टरों को अंदर दे देंगे, तो जाहिर सी बात है अकाली दल भी चाहता होगा ना कि अगर हम ना आए तो कांग्रेस आ जाए। ये सही बात बोल रहे हैं आप। मैं तो सही बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? आप सही बोल रहे हैं। दोनों में सेटिंग है, सारे देख रहे हैं कि दोनों में फ्रेंडली मैच जो है। तो फ्रेंडली मैच में आप अपने बैट्समैन कब उतार रहे हैं, ताकि मतलब कैसे उतारेंगे? आपकी साइड होता कि आप क्या कर रहे हैं इसको? ये तो देख रहे हैं, कह रहे हैं, ये बात ठीक है। इस बार पंजाब के लोग नशे के खिलाफ वोट कर रहे हैं और पंजाब के लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो नशा बेचने वाले लोग हैं उनके आदमी अकाली दल में भी हैं, उनके आदमी कांग्रेस में भी हैं। अभी कांग्रेस ने फिल्लौर साहब को टिकट दी, वो लिया है पार्टी में। फिल्लौर वही हैं मंत्री अकाली दल के जिनको नशे की वजह से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। वहाँ नशे की वजह से इस्तीफ़ा देना पड़ा, अब कैप्टन साहब ने उनको अपने पार्टी में ले लिया। कैप्टन साहब कैसे नशा दूर करेंगे? तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि अगर विक्रम मजीठिया अकाली दल में है और उनको नई पार्टी ने हटाया तो फिर वो इसका मतलब नशे का काम नहीं करते हैं? आपके आरोप गलत है? नहीं, नशे का काम दोनों कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ दोनों की साझी भागीदारी है। इनके लोग जो हैं, बुलारिया राइट हैंड मैन था इनका, मजीठिया साहब का, उनको अब कैप्टन साहब ने अपनी टीम में ले लिया। तो जो नशे का इंटरनेशनल माफिया है उसने अभी तक अकालियों के अंदर भी छोड़ रखे हैं अपने आदमी और अब कांग्रेस के अंदर भी प्लांट कर दिए अपने आदमी। ना कांग्रेस नशे से मुक्ति दिला सकती पंजाब को, ना अकाली दल दिला सकता। केवल आम आदमी पार्टी है जिसके अंदर हिम्मत है, ताकत है, ईमानदारी है नशे से मुक्ति दिलाने की, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने की। ये आरोप है, सबूत क्या है? सबूत फिल्लौर और बल्लारिया दोनों के नाम बता रहा हूँ ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि एजेंसियों के जो रिकॉर्ड आप पेश करते हैं अगर वो सही है तो एजेंसियों को उनको गिरफ्तार करना चाहिए था और या कोर्ट को उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। सब कुछ तो कोर्ट में है। एजेंसियों को काम कहाँ करने देते हैं? लेकिन उन अफसरों ने काम क्यों नहीं किया? अगर सबूत थे तो काम क्यों नहीं किया? करने नहीं दिया ना, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। अब अगर आपका मजीठिया अकाली सरकार में मंत्री हैं, अगर बादल सरकार खुद ही नशा प्रोवाइड कर रहा है पूरे पंजाब को, तो कौन सी एजेंसी उसके खिलाफ एक्शन लेगी? आप मजीठिया के प्रति इतना पर्सनल क्यों है? नहीं, पर्सनल नहीं है, सारा पंजाब कह रहा है। मैं तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ जब भी मैं सभा करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ भाई पंजाब में नशा कौन बेचता है? एक ही नाम चारों तरफ से गूंजता है, मजीठिया बेचता है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है। तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आप कहते हैं कि आप 4 हफ्ते में नशा खत्म कर देंगे पंजाब से, तो सप्लाई खत्म करेंगे। आप ये बताइए कि जो ऑफिसर अभी काम कर रहे हैं क्या उनसे आप हिसाब नहीं लेंगे कि भाई साहब आप पहले क्यों नहीं ये खत्म कर पाए थे, अब 4 हफ्ते में कैसे खत्म? और ऐसा क्या आपके पास जादू की छड़ी है कि आप खत्म करवा देंगे और अभी तक जो गवर्नमेंट है या जो ऑफिसर है वो नहीं कर पाए? क्योंकि अभी तक उनको नेता बादल सरकार, जो मंत्रिमंडल है, वो नशा बिकवा रहा था। दिल्ली के अंदर हमारे आने के बाद, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हमने एक पुल बनाया, शीला जी पुल शुरू करके गई थी, 325 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट थी, हमने 200 करोड़ में पूरा कर दिया। वही ऑफिसर, वही इंजीनियर, वही जेई, वही एई। जब शीला दीक्षित सरकार थी तो ये पैसे खाते थे, 300 करोड़ का पुल 1000 करोड़ में पूरा होता था।
हमारे टाइम में 300 करोड़ का पुल 200 करोड़ में पूरा होने लग गया, क्योंकि अब इन अफसरों को पता चल गया भाई ऊपर ईमानदार आदमी बैठा है, ये पैसे नहीं खाने देगा। अगर पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार आएगी, इनमें से कुछ अफसरों जो बहुत भ्रष्ट है, जो नहीं सुधरेंगे, उनको तो जेल जाना पड़ेगा। बाकी पूरी ब्यूरोक्रेसी को, पूरे पुलिस वालों को मैसेज मिल जाता है कि अब सरकार बदल गई, अब ये सब नहीं चलेगा। उन्हीं अफसरों से हम दिल्ली के अस्पतालों के अंदर दवाइयां मिलने लग गई, फ्री में दवाइयां दे रहे हैं, वही डॉक्टर, वही नर्सें, वही अच्छा इलाज कर रहे हैं अब दिल्ली के अंदर। दिल्ली के स्कूलों के अंदर वही टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं। माहौल बन गया एक अच्छाई का, पहले बुराई का माहौल था चारों तरफ। अरविंद जी, एक बात बताइए, अगर अच्छाई का माहौल बन गया है तो आज ही आपके जो पूर्व प्रधान सचिव थे राजेंद्र कुमार, उन्होंने ये क्यों कहा है कि मुझ पर दबाव था कि आप सीएम को फंसाइए? अगर माहौल अच्छा हो रहा है तो आपको फंसाने के आरोप क्यों आ रहे हैं? वो तो मोदी जी फंसा रहे हैं ना सीबीआई को, क्या वही तो वो कह रहे हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों फंसाना चाहते हैं? वो तो मोदी जी बताएंगे क्यों फंसाना चाहते हैं। आपको भी कोई वजह पता होगी कि आपको पता है जी मोदी जी क्यों फंसाना चाहते हैं। 2 कारण है। दिल्ली में जब से हारे हैं, मोदी जी से अपनी हार पचा नहीं पा रहे, और दूसरा उनको सबसे बड़ा डर यही लग रहा है कि पंजाब गोवा जीत गए तो ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाएंगे। किसी भी हालत में उनको राहुल गांधी से उतना डर नहीं लग रहा जितना हम लोगों से डर लग रहा। आप मानते हो कि पंजाब आपके लिए नाक की लड़ाई है? अगर आप यहाँ हमारे लिए नाक की कोई लड़ाई नहीं है जी, हमारे लिए जिंदगी में कोई नाक की लड़ाई नहीं है। पंजाब को बचाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई हम नहीं लड़ रहे। केजरीवाल बहुत छोटा है, पंजाब की जनता लड़ रही है ये लड़ाई। सड़कों के ऊपर, गलियों के अंदर, गाँव के अंदर लड़ी जा रही है ये लड़ाई। आज हमारे पास, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बिल्कुल पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन गांव के अंदर जाते हैं। गांव के लोग, परसों कहीं एक गांव में गए थे मजीठा के आसपास, वहां लोग बता रहे थे कि हम फोन कर करके अपने रिश्तेदारों को कह रहे हैं झाड़ू पे वोट पानी है। अरविंद जी, एक बात बताइए, आप बार बार कह रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, पार्टी के पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। रोज आपके जो पार्टी छोड़कर लोग जाते हैं या जिनको टिकट नहीं मिलता, वो रोज बोलते हैं कि पैसे लेके टिकट दे रहे हैं। कोई कहता है कि मनीला पैसे लेने थे, कोई कहता है कि 2 करोड़ मांगा। सबूत दो। ठीक है, मैं भी आपसे पहले सबूत ही मांग रहा था। मैंने सबूत जांच करवा लो। हाँ, इसकी भी जांच करा लो। आप जांच, इसकी भी जांच करा लो। मैंने कराई जांच। ये आरोप क्यों लगते हैं? ये जिसको टिकट नहीं मिलती वो उलट पुलट बोलता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब उनको फिर उकसाते हैं अकाली वाले और दूसरी पार्टी वाले, उनको संपर्क करते हैं और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। ये बड़ा इजी हो गया कि टिकट नहीं दी जी, पैसे मांग रहे थे जी, पैसे मांग रहे थे जी। 2 चीजें हमारे घुर विरोधी भी बोलते हैं। एक तो ये कि ये कट्टर ईमानदार हैं, इनको कोई खरीद नहीं सकता। है या है? हैं या है? कट्टर ईमानदार हैं टॉप लीडरशिप जो है। और नीचे अगर हमारी पार्टी के अंदर, पार्टी में बहुत, पार्टी बड़ी होती जा रही है, बहुत लोग आ रहे हैं, उसमें कुछ गलत लोग भी आ सकते हैं। अगर कहीं गलती मिली छोड़ेंगे नहीं किसी को, नंबर 1। नंबर 2, जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन कहते हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली में आम भी नहीं रही। आप भी अगर अपनी सालगिरह मनाते हैं तो खाना ताज से ही आता है। ये बात सच है या नहीं है? ताज से? मेरी सालगिरह पे? आपकी सालगिरह, मैंने पार्टी की जब सालगिरह का फंक्शन होता है तो खाना उनका भी वहीं से आता है, कहते हैं। ये भी रिपोर्टें छपी हैं दिल्ली में। ऐसे उलट पुलट छाप देते हैं यार ये लोग। पक्की बात है, कुछ भी छाप। अच्छा ये बताइए कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 4 सीटें आई आपकी पंजाब में, लेकिन अभी जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें उतनी विधानसभा की सीटें नहीं आ रही जितनी लोकसभा की सीटों में विधानसभा की सीटें हैं। इसकी क्या वजह? ओपिनियन पोल आपकी ये सारी मेहनत और आप जो दावे कर रहे हैं इसके मुताबिक नहीं आ रहे। किसका ओपिनियन पोल आया? एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में। अच्छा, आप पत्रकार हैं, दिल पे हाथ रख के बोल दो कि आप इस ओपिनियन पोल से सहमत हैं। देखिए, ओपिनियन पोल लोगों का है, किसी पत्रकार का नहीं है, किसी चैनल का नहीं है। मैं तो आपसे किसी चैनल का नहीं है। ओपिनियन पोल में लोगों की ओपिनियन है, हमने तो लोगों की ओपिनियन दिखाई है। आप बताइए कि आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप भी स्माइल कर रहे हैं, आप भी सहमत? नहीं, मैं तो हमेशा हंसता हूँ अरविंद जी। आप ही के चैनल ने ओपिनियन पोल कराया था, उसमें हमें 3 सीट दी थी शायद, उसमें 28 सीट आई थी। फिर दूसरी बार जब हम चुनाव लड़े तो उसमें आपके चैनल ने 18 सीट दी थी, 67 सीट आई थी। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके चैनल के मालिकों से, या तो आपको ओपिनियन पोल करना नहीं आता। नहीं, वो तो एजेंसियां करती है ना, जो भी मालिक नहीं करते हैं या कोई पत्रकार नहीं करता है। आप हायर करते हो ना किसी एजेंसी को, पैसे देते हो ना एजेंसी को पोल करने के लिए, फ्री में थोड़ी करती है। तो या तो आपको ओपिनियन पोल करना नहीं आता, आपके चैनल को बंद कर दो। ये चीटिंग है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। 2 बार आप लोगों ने किया। एक बार हमको 3 सीट दी, 28 सीट आई। एक बार 18 सीट दी, 67 सीट आई। अब आप कह रहे हो 12 सीट आएंगी हमारी। मतलब
पंजाब के अंदर लोग हंस रहे हैं आपके चैनल पे। आप बता दीजिए कितनी सीट आएंगी, आपकी कितनी सीट आ रही है, आपके हिसाब से कितनी? जनता तय कर लेगी जी, जनता तय कर लेगी, उसको छोड़ दो। लेकिन इस तरह के झूठे ओपिनियन पोल दिखाना, ये 420 ही है, ये चीटिंग है। लेकिन वो भी जनता की राय है। जनता की राय नहीं है, गलत है। जनता की राय होती तो 2013 में भी ठीक होती, 2015 में ठीक होती, दोनों बार आप फेल कर गए। लेकिन 2012 में हमने अकाली दल की 53 सीटें दिखाई थी, 56 सीटें आई। बिहार के अंदर आपके चैनल ने बोला हमने अगर कांग्रेस की 40 सीटें दिखाई थी, उनकी 44 सीटें आई। बिहार के अंदर आपके चैनल ने बोला था कि बीजेपी की सरकार बन रही है। मेरे पास अभी कल मैं ट्वीट देख रहा था मिलिंद खांडेकर का, वहां पे तो नीतीश कुमार की सरकार बन गई। पंजाब में अगर मान लीजिए कि आपकी सरकार नहीं आती है तो देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर सरकार आती है तो, इसीलिए तो मैंने पहला सवाल पूछा था कि नाक की लड़ाई है। आ रही है सरकार, हमारी नाक की लड़ाई नहीं है। हमने 2 साल तक यूपीए सरकार के साथ खूब झक मारी थी। क्या कह रहे थे हम लोग? एक कानून पास कर दो कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, इतना ही कह रहे थे। बहुत छोटा आदमी हूँ मैं, हमारी कोई इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, हमारी कोई इच्छा नहीं थी राजनीति में आने की, पॉलिटिकल पार्टी बनाने की। ऐसा नहीं है कि बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत टेंशन रहती है। एक ही चीज़ मांग रहे थे, ऐसा कानून पास। बार बार चैलेंज करते थे, अरे कानून बनाना है तो खुद चुनाव लड़ो, खुद आओ, खुद चुनाव लड़ो, खुद आओ। जब कोई चारा नहीं बचा तब चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। पर लोकपाल को लेके आपका एजेंडा लोकपाल था, पर क्या हुआ उस एजेंडे? पास किया हमने दिल्ली असेंबली में, 1 साल हो गया, मोदी जी बैठे हैं उसके ऊपर। आपके चैनल के जरिए, आप भी थोड़ा सा, आपके चैनल वाले बड़े पावरफुल। पर इम्प्लीमेंट तो हम संवैधानिक प्रक्रिया को तो चैनल नहीं बदल सकते ना। लेकिन आप ये बताइए कि वो पास तो नहीं हो पाया। मैं कह तो रहा हूँ मोदी जी कर दें पास। मैं तो आपके चैनल के जरिए मोदी जी से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, लोकपाल बिल जो दिल्ली सरकार ने विधानसभा में पास कर दिया उसको जल्दी पास कर दीजिए। आप ही कह रहे थे भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी, तो दिल्ली में लोकपाल बिल पास कर दें। हमने पास करके भेजा हुआ है केंद्र की अप्रूवल के लिए, कर ही नहीं रहे वो। अरविंद जी, अगर एक बात बताइए कि आपका स्पष्ट बहुमत नहीं आता है, अगर पंजाब में आ रहा है, अगर नहीं आता है, आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो आप विपक्ष में बैठेंगे या किसी का साथ पकड़ेंगे या किसी का साथ देंगे? मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। दिल्ली में ऐसा हुआ था? नहीं, दिल्ली में अभी पंजाब के अंदर 100 सीट आ रही हैं, आज लिखवा लीजिए मेरे। सुखबीर बादल कहते हैं 10 आ रही हैं। सुखबीर बादल के कहने से क्या? ओपिनियन पोल में कैप्टन साहब सबसे पसंदीदा सीएम माने गए हैं पंजाब में। ओपिनियन पोल को कैसे मानूं? मेरा तो सवाल है सर। ओपिनियन पोल छोड़ दो सर, मेरा सवाल है, मैं खुद कहूंगा। पर तो कैप्टन साहब को क्यों? आपने नवजोत सिद्धू को लेना चाहिए था, आपके चैनल ने गड़बड़ करी। कैप्टन साहब पे ओपिनियन पोल करा रहे हो, सीएम कैंडिडेट नवजोत सिद्धू है, आपका ओपिनियन पोल ही गड़बड़ है। तो आप अपने सर्वे में जो आम आदमी पार्टी 100 सीटें ले रही है उसमें आप नवजोत सिंह सिद्धू पे ले लीजिए, फिर हम वो सर्वे चला देंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एक आदमी पसंदीदा चॉइस है 20% पे जाकर कैप्टन साहब ओपिनियन पोल में, लेकिन आपकी कोई चॉइस ही नहीं अभी तक। आपने कोई सीएम का कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं किया। आखिर आम आदमी पार्टी को क्या ऐसा डर लगता है कि उनको लगता है सीएम डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है? ये जरूरी है या मजबूरी है? नहीं, जब टाइम आएगा हम डिक्लेयर कर देंगे, जनता से पूछेंगे, जनता के बीच में जाके करेंगे। यानी पंजाब की जनता तय करेगी कि सीएम कौन होगा। ये आप अब ऑन रिकॉर्ड बात कह रहे हैं कि अगर आपके पास नंबर आ गया, मैजिक नंबर, तो आप जनता से पूछेंगे कि इनमें से किसको सीएम बनाना है। ये बात का ऐलान दावे के साथ कह रहे हैं। पूरी बात फिर बता दीजिए एक बार, कैसे सीएम तय होगा आम आदमी पार्टी का? जनता तय करेगी जी। आप एसएमएस से लेंगे सर्विस या ओपन उसमें पूछेंगे? बताएंगे आपको क्या तरीका क्या होगा, पर जनता तय करेगी। जनता तय करती है, जनतंत्र में जनता मालिक होती है। नहीं, जनता तो वोट डाल देगी ना, फिर पार्टियां तय करती हैं कि सीएम कौन होगा, जो जीते हुए विधायक हैं वो तय करते हैं। लेकिन आपकी पार्टी में ऐसे ही होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो क्या होगा? जनता तय करेगी सर, मैंने कहा तो है सर। जनता मालिक स्पष्ट जवाब नहीं है सर। जनतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता तय करती है। जनता तय करेगी सीएम कौन होगा, जनता तय करेगी एमएलए कौन होगा, जनता तय करती है। ये आप पलट गए। अब पलट कैसे गए? मैंने अभी भी आपने कहा कि जनता तय करेगी। आप नंबर आते हैं तो अरविंद जी साफ साफ बात कीजिए, आप जनता में जाकर ये कहेंगे कि इनमें से कौन आदमी सीएम बनेगा? सर मैंने कहा तो है, जनता तय करेगी। एमएलए तय नहीं करेंगे? एमएलए भी जनता के वो होते हैं, नुमाइंदे होते हैं। एमएलए भी तय करेंगे, जनता भी तय करेगी। तरीका क्या होगा ये पार्टी में बैठ के तय कर तरीका निकालेंगे। अब तो 1 महीना रह गया अरविंद जी, अब तो तय कर लेना चाहिए। तो 4 फरवरी के बाद बैठते हैं ना, आपके साथ बैठेंगे। 11 मार्च को रिजल्ट आ रहा है। हमारे लास्ट कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह आए थे।
उन्होंने कहा था कि मैं अरविंद केजरीवाल को एक जोड़ी कपड़े और जूते गिफ्ट करूंगा। वो गिफ्ट आपको मिला या नहीं मिला? नहीं, मुझे गिफ्ट मिला भी नहीं और मुझे गिफ्ट चाहिए भी नहीं। मैं जैसा हूँ खुश हूँ, जनता को पसंद हूँ, मैं जैसा हूँ मेरे को पसंद हूँ। मुझे क्यों चाहिए उनके जूते और उनको मुबारक हो। पर मैं ये कि किसी के कपड़ों पे और किसी के जूतों पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये कैप्टन साहब और आप ट्विटर पे इतना उलझते क्यों हैं आपस में? मैं तो प्रश्न पूछता हूँ, कई बार वो प्रश्न पूछते हैं। अच्छा है, हेल्दी है, डेमोक्रेसी के लिए होना चाहिए। अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, Thank आपने you so बड़ी much. बेबाकी से Thank you हमारे so साथ much. बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।